आज बुनियादी स्लैंग पे बात करना चाह रहा है। जो यंग लड़के हमारे पास आते हैं तो बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहीं पर पटिशनर बोल रहे हैं, कहीं प्लेंट बोल रहे हैं, कहीं हम इल्ज़ाम अलह बोल रहे हैं, कहीं हम दावा कहते हैं, कभी हम कहते हैं जी रिटन स्टेटमेंट है, इसका ये रिटन रिप्लाई है। इस चीज़ को हमें 110% याद रखना है कि हमने दावे को जवाब दावा नहीं कहना, हमने प्लेंट को रिटन स्टेटमेंट नहीं कहना, रिटन स्टेटमेंट को रिटन रिप्लाई नहीं कहना। तो दावे और दरख्वास्त का बुनियादी फ़र्क भी लोगों को क्लियर नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डाटा हम पीछे पढ़ के आते हैं तो उसमें हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा आगे अमली तौर पर इस्तेमाल होना है। तो आज इसी मौजू पे हम बैठे बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको जो हम गुफ्तगू करेंगे उसको साथ रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि नए आने वाले दोस्तों को बार बार वही रिपीट ना करनी पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक। इस वक्त हम 45 माल्टन कोर्ट्स में बैठे हैं। लॉ एंड टोल्ड जो आज बुनियादी स्लैंग पे बात करना चाह रहा है। जो यंग लड़के हमारे पास आते हैं तो बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहीं पर पटिशनर बोल रहे हैं, कहीं प्लेंट बोल रहे हैं, कहीं हम इल्ज़ाम अलह बोल रहे हैं, कहीं हम दावा कहते हैं, कभी हम कहते हैं जी रिटन स्टेटमेंट है, इसका ये रिटन रिप्लाई है। तो जब मैंने थोड़ा सा प्रॉब किया तो मुझे ये हैरानगी हुई कि ये बुनियादी डाटा ही हमारा क्लियर नहीं है और आने वाला जो नया लॉयर है उसको ये प्रॉब्लम है। और स्टेज 1 का जो जो वकला हैं उन्हें यही नहीं सही तरह से पता कि क्या हमने बोलना है, क्योंकि जब हम जज साहब के सामने जाते हैं और अगर हम जाके रिटन स्टेटमेंट को रिटन रिप्लाई कहेंगे तो वो एकदम से उनके लिए शॉकिंग होगी और वो वहीं से ही उसको ऑब्जर्व कर जाएंगे कि ये बच्चा जो है ये नया है। तो इसलिए जो स्लैंग है इस अदालती लैंग्वेज में हम बार बार जो लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं, इस चीज़ को हमें 110% याद रखना है कि हमने दावे को जवाब दावा नहीं कहना, हमने प्लेंट को रिटन स्टेटमेंट नहीं कहना, रिटन स्टेटमेंट को रिटन रिप्लाई नहीं कहना। और इवन मैंने भी किसी अपने दोस्त से सवाल किया, मैं नाम नहीं लूँगा आप में से किसका, तो दावे और दरख्वास्त का बुनियादी फ़र्क भी लोगों को क्लियर नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डाटा हम पीछे पढ़ के आते हैं तो उसमें हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा आगे अमली तौर पर इस्तेमाल होना है। तो आज इसी मौजू पे हम बैठे बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको जो हम गुफ्तगू करेंगे उसको साथ रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि नए आने वाले दोस्तों को बार बार वही रिपीट ना करनी पड़े। तो इरफान साहब, आप ज़रा इन्हें बताएं बाकी साथियों को कि प्लेंट दावा और जवाब दावे में क्या फ़र्क है और एप्लीकेशन और रिटन रिप्लाई में क्या फ़र्क है? जी, दावे को इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं और जो दावे का जवाब दावा आता है और जवाब दावा हमेशा दूसरी पार्टी देती है। जो दावा करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं और जो दावे का जवाब देता है वो डिफेंडेंट होता है। तो इसी तरह जो दरख्वास्त होती है वो किसी दावे में दी जाती है और उस दरख्वास्त को हम एप्लीकेशन कहते हैं और उस एप्लीकेशन का जो जवाब दिया जाता है उसे रिटन रिप्लाई कहते हैं। इसी तरह ये सिविल मैं बता रहा हूँ, फ़ौजदारी में दूसरे तरीके से मुद्दई और मुल्ज़म होता है और मुद्दई को फ़ौजदारी में कंप्लेनेंट कहते हैं और जो मुल्ज़म होता है उसे अक्यूज़्ड पर्सन कहते हैं। और अपील में जो एपिलेंट टर्म यूज़ होती है और उसको जो अपोजिट होता है वो रिस्पोंडेंट होता है। इसी तरह रिवीजन में रिवीजन पिटिशन होती है, पिटिशनर होते हैं और दूसरी साइड पे रिस्पोंडेंट होते हैं। अच्छा, वज़ार साहब ये बताएंगे क्या दरख्वास्त के अंदर दावा दायर किया जा सकता है? नहीं, दरख्वास्त के अंदर दावा नहीं आता। कोई भी दावा हो तो उसमें दरख्वास्त दी जा सकती है। जिस तरह दावे के साथ हम मोस्टली इंजेक्शन की एप्लीकेशन देते हैं, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 और 151 ज़ाब्ता दीवानी के देते हैं जो कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है। तो दावे में हम जो दरख्वास्तें वो कितनी दे सकते हैं? दावे में ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी दरख्वास्त दे सकते हैं। बाज़ का हम दावा दायर करते हैं, उसके बाद कोई बीच में कोई रह जाती है टिपोग्राफिकली मिस्टेक, तो उसकी के लिए हम अमेंडमेंट देते हैं। जो यानी ऑर्डर मुतफर्रग 6 दरख्वास्तें मुतफर्रग ज़्यादा दी जा दरख्वास्तें हम सकती ज़्यादा हैं। दी ये जा पहले सकती चीज़ हैं। समझने वाली ये है कि जो सूट या प्लेंट है उसका जो उसमें उर्दू में उसको मुद्दई कहेंगे और दूसरी साइड पर जब सिविल साइड में आएंगे तो लफ्ज़ मुद्दा अलैह इस्तेमाल होगा या मुद्दा अलैहान इस्तेमाल होगा। अक्सर लोग इसको एन से लिखते हैं लेकिन अलिफ से लिखा जाता है। ये एक बार फाजल दोस्त से उन्होंने मेरी तसीफ फरमाई कि अक्सर लोग अलैहान को एन से लिखते हैं। ये एन से नहीं है, अलिफ और लाम से अलैहान है। जब सिविल में जाएंगे तो दावा और जवाब दावा होगा और उसी दावे के अंदर अगर हम कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मसलन हम चाह रहे हैं कि जितनी देर तक ये दावा चल रहा है उतनी देर तक इसको प्रॉपर्टी को या जिसको क्वेश्चन है जो सूट प्रॉपर्टी है उसको लिनिएट ना किया जाए, तो उसके लिए स्पेसिफिक अलग से एप्लीकेशन हो सकती है। अब हम लोकल इंस्पेक्शन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कब्जे को डिटरमिन करवाना चाह रहे हैं, तो दावे के साथ हम उसके अंदर इसकी एक अलग से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
तो जब भी हमने दावे का जवाब देना है तो उसके अंदर हमने एप्लीकेशन का अलहदा से जवाब देना है, और जब एप्लीकेशन का जवाब होगा तो वो रिटर्न रिप्लाई कहलाएगा, और जब दावे का जवाब होगा तो वो रिटर्न स्टेटमेंट कहलाएगी। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं। और फौजदारी में जब हम आते हैं तो मुद्दई को मुस्तगीस भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है कि जब हम स्टेट केस हैंडल करते हैं, जब अदालत में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जज साहब बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं मुस्तगीस कौन है। तो कंप्लेनेंट का उर्दू मतलब जो है वो मुस्तगीस या मुद्दई हो सकता है, और स्टेट केस के अंदर उसको मुस्तगीस कह देने से वो इस्तगासे का मुद्दई नहीं बनेगा। अलबत्ता जब इस्तगासा फ़ाइल होगा, प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल होगी, तो फिर दायर करने वाला मुस्तगीस कहलाएगा, और दूसरी साइड पर जो लोग आएंगे वो इल्ज़ाम अल-एहान कहलाएंगे उसके अंदर, और रिस्पोंडेंट्स कहलाएंगे। जैसे इरफान साहब ने इसको ब्रीफ किया, ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें, हमने इसको एज इट इज़ याद करना है। इसके अंदर कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम इसको सरसरी सा तो अपने ज़हन में रख लें और जहाँ दिल करे हम प्लेंटिफ को डिफेंडेंट कह दें, डिफेंडेंट को रिस्पोंडेंट कह दें। ये मखसूस टर्म्स हैं, अदालती लैंग्वेज है, इसको हमने समझना है। और बाकी मैंने अक्सर ये देखा कि जब हम अपने लिफाफे फिल करने के लिए लोगों को कहते हैं, हमारे साथ जो बैठे हैं, बिल्कुल ये हम सारी बातें बिल्कुल स्टेज 1 के बिगनर्स के लिए कर रहे हैं। तो ये भी देखने में आया कि दोस्तों को ये भी नहीं पता कि लिफाफे के ऊपर हमने जो टाइटल बनाना है वो टाइटल कैसे बनता है। तो शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट केस है उसके ऊपर जब हम टाइटल लिखते हैं तो वो कैसे हम उसको कहाँ से ड्राइव करते हैं कि ये ऐसे होगा? अगर स्टेट केस में हम टाइटल लिखते हैं, अगर कोई बेल दायर करते हैं कि स्टेट केस की बात हो रही, बेल की नहीं हो रही। स्टेट केस में अगर हम यानी चलते हुए केस की चालान की बात कर रहा हूँ। अगर केस चल रहा है तो उसमें हम स्टेट केस में स्टेट को पहले लिखेंगे और जो रिस्पोंडेंट होगा उसको हमने बाद में लिखना है। नहीं, हमने ये पूछना ये है कि टाइटल की बात कर रहे हैं ना, लिफाफे के ऊपर टाइटल कैसे लिखा हम जाता है? कहाँ से लेते हैं ये? अगर हाँ जी, ये कहाँ से लेते हैं हम? स्टेट केस में जी जी, अगर कोई वो तो उस केस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास केस 173 की रिपोर्ट पड़ी हुई है हमारे पास। जी जी, उसके अंदर कॉलम नंबर 1 बना है, कॉलम नंबर 2 बना है, कॉलम जी, नंबर जी, 3 जी। बना है। तो कहाँ से लेंगे हम? अगर वो कॉलम नंबर 1 बना हुआ है जो हमारे पास अक्यूज आया हुआ है 173 के चालान में, हम उसमें देखेंगे कि ये कौन से हमारे पास मुल्ज़िम है। अगर वो मुल्ज़िम कौन से नंबर जुडिशल हो खाने में जाएंगे, होता है? जुडिशल हुए हैं जी, मुल्ज़िम कौन से नंबर खाने में होता है? मुल्ज़िम फर्स्ट नंबर पे मुल्ज़िम नहीं होता नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं है। जो सेकंड पे जो होता है सर वो भी होते हैं, लेकिन वो जो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो बरी हो जाता है, दो वाली ठीक वो बात खाना आप कर नंबर रहे 2 हैं। में लिखा जाता है। लेकिन जो एक नंबर है ना उसके जी, अंदर, जी, जी। एक नंबर के अंदर मुस्तगीस या मुद्दई होता है। जी, 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 जी। स्टेट बदरिया वो होता है। 3 नंबर जो होता है उसके अंदर वो बंदा जो हिरासत में है या बरजमानत रिहा हो गया, उसको जो पहला मुल्ज़िम है जी, जी, उसका जी, नाम वहाँ पर आता है। सरकार, पहले सरकार आएगा बनाम में, वो जो थर्ड जो हमारा खाना है उसमें जो पहला मुल्ज़िम है जी, जी। उसका नाम आएगा। और उसमें जो स्टेट केस है उसके अंदर, इसको स्टेट केस इसलिए कह रहे हैं कि इसमें स्टेट के बदरिया मुद्दई परसू कर रहा है अपने केस को। तो टाइटल जो बनेगा, जो हमारा चलता हुआ चलान है, सरकार बनाम, अगर फ़र्ज़ किया वो शहजाद है तो खाली शहजाद है तो शहजाद होगा, कॉलम नंबर 3 से देखेंगे। और अगर उसके साथ ज़्यादा मुल्ज़मान है तो साथ वगैरह लिखा जाएगा। यानी उसके अंदर ये स्टेट केस की बात है। जी। अब मैं दूसरी बात कर, यानी इसी का जब हम अपने पास लिफाफा बनाएंगे, हमारे पास कोई भी, जैसे ये मेरे पास ये लिफाफा पड़ा है, तो हमने अपने पास भी चीज़ों को, डाटा को, ताकि हमारे पास फ्रंट पे ही आ जाए कि इसको फिल कैसे करना है। तो जैसे ये मैं लिफाफा दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जब ये बना हुआ है तो हमने सबसे पहले मुकदमा नंबर लिखा है। ये फौजदारी लिफाफा है तो हम इसके अंदर पहले मुकदमा नंबर लिखेंगे, उसके आगे बजुर्म लिखेंगे, थाना लिखेंगे। ये वो तीनों चीज़ें होती हैं जो अमूमन पेशी लिस्ट पर बाहर जो है वो पेशी लिस्ट में लिखी होती हैं। उसके बाद नोयत लिखनी है। नोयत से मुराद ये है कि ये खुला खाना है कि ये बेल के लिए लिफाफा इस्तेमाल हो रहा है, ये अपील के लिए इस्तेमाल हो रहा है, निगरानी के लिए हो रहा है, या ये एक स्टेट केस है, या ये एक इस्तगासा है। उसके बाद मनजानिब है, यानी हम जिसकी तरफ से हैं, हमारे लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये हम किसकी जानिब से हैं। हम इसके अंदर मुद्दई की जानिब से हैं, हम इसमें इल्ज़ाम अलैह की जानिब से हैं, हम कितने नंबर के हैं वो भी हमने मेंशन करना है। और ये टाइटल है जो दरमियान में लिखा हुआ फ़लाँ बनाम फ़लाँ, तो इसमें हमने वो टाइटल लिखना है जो अदालत के अंदर चल रहा है। ना कि फ़र्ज़ किया अगर अदालत के अंदर केस चल रहा है सरकार बनाम शहजाद, और मैं शहजाद का वकील हूँ, तो मैंने आगे यहाँ शहजाद बनाम सरकार नहीं करना, मैंने यहाँ वही टाइटल लिखना है जो अदालत ने बाहर लिस्ट के अंदर लगाना। अलबत्ता मैंने अलहदा से मनजानिब में मेंशन कर देना कि मैं किसकी जानिब से हूँ, और बाअदालत जनाब जो है वो उसके अंदर वो जिस कोर्ट के पास चल रहा है। और उसके बाद ये नीचे खाने बने हुए हैं, तारीख पेशी और कार्रवाई व अबूरी अहकामात। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि अगर हम डेट के साथ ये भी साथ लिखना शुरू कर दें कि आज क्या जज साहब ने इंटरम ऑर्डर किए हैं।
और ये सिविल में तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं ये जो इंटरम ऑर्डर्स हैं, ताकि हमें जज साहब बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जी आप तलबाना नोटिस या फ़लाँ चीज़ जो है ना वो आप फ़लाँ को तलब करें बजरिया TCS, तो हम डेट लेके बीइंग यंग लॉयर आ जाते हैं। तो अगर हम ऑर्डर पढ़ के आएँ, ध्यान से देखें और अपने इस लिफाफे पर नोट करके लाएँ, तो फिर हम अगली डेट से पहले जज साहब के उस ऑर्डर को कंप्लाई विद करवा सकेंगे। तो ये बड़ा रेलिवेंट है। अब उसके बाद ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि फौजदारी जो स्टेट केस है उसके अंदर इस तरह से लिखा जाएगा, सरकार ही पहले आती है, उसके अंदर बनाम में कॉलम नंबर 3 में जो अक्यूज आता है उसका नाम आता है, पहले मुलजम का नाम आता है, ज़्यादा होंगे तो वगैरह आएगा। अगर इस्तगासा दायर किया है तो इस्तगासा दायर करने वाले प्राइवेट लोग होते हैं, तो उसमें जिस शख्स ने भी इस्तगासा दायर किया है, खा वो बतौर मुद्दई दायर किया है या मुलजम की तरफ से दायर किया, उसका नाम पहले आएगा। और जिनको मुलजम बनाया है, इल्ज़ाम लहान बनाया है, उनमें से जो पहला मुलजम है उसका नाम ऊपर आएगा, यानी शहजाद बनाम अल्ताफ़, तो हमारा टाइटल भी यही होगा। अब उसके बाद जो हमारी मुतफरक दरख्वास्तें हैं फौजदारी के अंदर, उस लिहाज से हमने देखना है कि वो कौन कौन सी दरख्वास्त में हम टाइटल कैसे बनता है। तो यूजुअली जो हमारे पास मुतफरक दरख्वास्तें हैं वो उसमें एक दरख्वास्त ज़मानत है जो सबसे पॉपुलर है, उसके बाद तलबिया चलान की एप्लीकेशन है, उसके बाद मेडिकल चैलेंज की एप्लीकेशन है, उसके बाद ये फिर आगे वो दरख्वास्त तो नहीं है लेकिन अपील है, निगरानी है, रिट है, वो भी हम फाइल करने वाले होते हैं। तो इन सब के अंदर जो दायर करने वाले लोग हैं उनको हमने पहले रखना है। यानी दरख्वास्त ज़मानत अगर फ़र्ज़ किया अली रज़ा अगर एक मुकदमे में अपनी बेल चाह रहा है तो अली रज़ा बनाम सरकार होगा। अगर और ज़रूरी नहीं कि सरकार ही लिखना है, फ़र्ज़ किया जिसको पार्टी नंबर 1 बनाया, यूजुअली बेल में पार्टी नंबर 1 जो है सरकार ही होती है दूसरी साइड से, और 2 में जो है वो कंप्लेनेंट का पता जो है वो हाई कोर्ट हमसे रिक्वायर करती है कि आप लाजमी लिखें कि कंप्लेनेंट को भी नोटिस हो सके। इसी सर तरह मैं एक बात और इसमें वजाहत आपसे पूछूंगा कि सर ये जो बेल लगाते हैं, अगर मुल्जिम अपनी बेल लगाता है तो वो टाइटल जब हम लिखते हैं तो वो अक्यूज बनेगा या उसको पटिशनर कहेंगे या अक्यूज कहेंगे? उसको अक्यूज अब्लीग पटिशनर कहेंगे जी, वो अक्यूज अब्लीग पटिशनर है जब वो नीचे लिखेगा अपना। और इसी तरह जब हम बार बार जब वजाहत करते हैं, फ़र्ज़ किया एक सूट एक दायर कर दिया एक शख्स ने, उसके अंदर उसने एक ऑर्डर 3912 की एप्लीकेशन भी दे दी है और मैं उसके अंदर डिफेंडेंट नंबर 2 हूँ उस दावे के अंदर, और जब मैंने उसका जवाब देना है तो मैंने जब उसको नीचे जाना है तो मैंने उसके अंदर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ऑब्लीग डिफेंडेंट नंबर 2 दोनों मैं लिख सकता हूँ अपने रिप्लाई के अंदर, जब मैं रिटर्न रिप्लाई लिख रहा हूँ। और जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसी दावे की, तो उसके अंदर मैं खुद को लिख सकता हूँ कि मैं डिफेंडेंट नंबर 2 हूँ। यहाँ पे उसको रिस्पॉन्डेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है खुद को। तो यानी ये अपनी वजाहत करनी होती है कि मैं कौन हूँ। जब आप दरख्वास्त ज़मानत दायर करने जा रहे हैं तो आप पटिशनर लिख सकते हैं अपने आप को कि मैं पटिशनर ऑब्लीग अक्यूज पर्सन। और जब आप तलबिया चलान में जाएंगे तो यूजुअली चलान जो है वो तलब मुल्ज़म भी करवा सकता है, मुद्दई भी करवा सकता है। जो भी उसको तलब करवाने के लिए दरख्वास्त देगा उसका नाम पहले आएगा, और बनाम में वो जिसको पहले पार्टी फर्स्ट बनाएगा वो आएगा। अब मेडिकल चैलेंज होता है, यूजुअली जो मेडिकल चैलेंज करने वाला है वो मुल्ज़म आके चैलेंज करता है, क्योंकि मुद्दई ने अपने आप को मजरूब ज़ाहिर किया, इलाका मजिस्ट्रेट के पास आता है, तो वो जब दायर करेगा तो वो जिस मुल्ज़म ने दायर किया, अब 10 मुल्ज़मान है तो यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि FIR में सबसे ऊपर जिसका नाम है उसका नाम आएगा, नहीं। अच्छा, इसी तरह जब इब्तदाई पहला मेडिकल करवाने के लिए अगर कोई बंदा इंजर्ड है, खुद वो आगे कहता है कि मुद्दई आगे कहता है कि मेरा भी मेडिकल करवाया जाए, चैलेंज में तो आगे वो करेगा ना जो मुल्ज़म है। तो इब्तदाई जब मेडिकल चैलेंज होगा तो उस वक्त भी हमने अपना जब उसको दायर करना है तो जो बंदा पटिशनर है आगे कहता है कि मैं मजरूब हूँ, उसका नाम पहले आएगा, फिर बनाम सरकार आएगा। इसी तरह जब हम किसी भी मामले की रिवीजन अप्लाई करते हैं, किसी जगह पे बड़ी अदालत में जाते हैं तो रिवीजन पटिशनर होता है हमेशा, रिवीजन प्लेंटिफ नहीं होता, रिवीजन पटिशनर लफ्ज़ यूज़ होता है। और उसके अंदर जिस तरह अपील की बात करेंगे तो अपीलांट होता है, अपीलांट का जो दूसरी साइड है उसमें उसको रिस्पॉन्डेंट यूज़ करते हैं हम इसको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो किसको अपीलांट कहना है, किसको रिस्पॉन्डेंट कहना है, किसको डिफेंडेंट कहना है, किसको हमने जाके कह देना इल्ज़ाम लाया कह देना, तो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये आने वाला जो नया लिटिगेंट है वो इस टर्मिनोलॉजी को जानता है, उसे जब आप सर मैं आपसे एक और वजाहत करना चाहूँगा, क्वेश्चन ऐड करता हूँ। अगर हम रेट पिटीशन दायर करते हैं 22 से भी, तो उसमें स्टेट को हम पार्टी बनाते हैं, स्टेट के साथ जो हमारे पास अक्यूज होते हैं जी, प्रपोज्ड अक्यूज होते हैं, तो जब हम वकालतनामा पुट करेंगे अगर रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो वो अक्यूज की जगह क्या लिखेंगे?
नहीं, हम जो प्रपोज्ड एक्यूज लिखेंगे, हम एक्यूज नहीं है उसमें, हम जी। रिस्पोंडेंट हैं अभी। रिस्पोंडेंट है। और अभी यूजुअली जो रिट पिटीशन फाइल होती है उसके जी। अंदर प्रपोज्ड एक्यूज के नाम नहीं भी लिखे होते बाद दफ़ा। जी जी और ये इसको रिट भी नहीं कहा जाता, जो हमारी 22 से 22 बी है, इसको जी। लिए रिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी गलत है। ये पिटीशन है ठीक है। बेसिकली 22 से 22 बी की। और ये जो है इसमें जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात सेशन जजेस को दिए हुए हैं, और जिस वक्त वो काम कर रहे होते हैं वो सेशन जज भी नहीं होते, वो जी। बतौर जस्टिस ऑफ पीस इसको सुन रहे होते हैं। और जब हम इसको पार्टी, अक्सर लोग आपको प्रपोज एक्यूज को पार्टी नहीं बनाते। अगर आप पार्टी नहीं भी हैं तो बाद दफ़ा इसमें सिविल की तरह दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे पहले पार्टी बनाए तो मुझे सुना जाए। इसमें जब डायरेक्टली आप जाके कह सकते हैं कि जनाब ये मेरे राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है, मुजरत रसीदा आप लिख के चले जाते हैं अपनी तरफ से कि मैं प्रपोज्ड एक्यूज हूँ जी, मैं वकालतनामा देना चाहता हूँ। और प्रैक्टिस यही है कि चूँकि ये एग्जेक्टिव वर्क है तो उसमें डायरेक्टली भी सुना जाता है, इसमें कोई फौजदारी सॉरी उसमें कोई एविडेंस लेके तो वो उसको डिसाइड नहीं किया जा रहा होता, जुडिशल वर्किंग नहीं है। तो ये इसमें प्रपोज्ड एक्यूज उसको कहा जाता है। जी अली साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर, इसमें एक क्वेश्चन है बेल पिटीशन में, जी अगर एक एफआईआर में एक से ज्यादा मुलजम हो, जी जी तो जब हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं, आया कि एक बेल पिटीशन पे सब अक्यूज के नाम लिखे जा सकते हैं या उनकी अलग अलग बेल फाइल करनी चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात भाव नहीं है। अगर वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर पटिशनर साइड पर ज़्यादा एक्यूज आ सकते हैं, सिर्फ लिखना एक का नाम है और उसके आगे वगैरह लिख देना, और जो एफिडेविट साथ अटैच होना वो भी अलग-अलग नहीं लगने हैं। बेल प्री रेस्ट बेल अगर है तो उसके साथ एफिडेविट लगेगा, और उसमें सिर्फ एक अक्यूज, जो पहला अक्यूज है उसका एफिडेविट लगता है, और पोस्ट रेस्ट बेल में एफिडेविट नहीं लगता। यूजुअली उसमें मुल्ज़म गिरफ्तार होता है और उसके ऊपर जो है वो नहीं लगता। और सेकेंडली जो है वो टिकटें भी जो हैं, वो जो पोस्ट टेस्ट बेल है जिसमें मुल्ज़म गिरफ्तार है उसकी और उसके वकालतनामे पर टिकट नहीं लगती है, और जो प्री रेस्ट है उसके ऊपर लगती है। थैंक यू वेरी मच। ये हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे थे। हमारा ख्याल ये था कि हम जो नए आने वाले दोस्त हैं, बार बार एक ही बात रिपीट करने की बजाय हम ये एक वीडियो, इस तरह की वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करें। आप भी अपने साथी जो दोस्त हैं उनका रिफ़्रेश करने के लिए मेमोरी, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो इसको शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, ताकि हम अपने इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने में हम अपना रोल अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।